नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लव फॉर ऑल पर्पज में। मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश प्राण परीक्षा 2017 का सॉल्व पेपर है। भारत का संविधान से क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर ए, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर। राइट आंसर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय की सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच एवं निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय। संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, सामाजिक अधिकार, विधिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? 41वां संशोधन, 43वां, 42वां, 44वां संशोधन। राइट आंसर 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग। शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। धन विधेयक कहां से उद्भूत होता है? केवल लोकसभा दोनों सदनों में, साथ साथ केवल राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। केवल लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यहित के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। राइट आंसर बी, आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 9, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि लोक स्थल पर धूम्रपान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है? मोहनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, मुरली एस देवड़ा विरुद्ध भारत संघ, प्रेम शंकर शुक्ला विरुद्ध दिल्ली प्रशासन, शंकर प्रसाद विरुद्ध भारत संघ। राइट आंसर बी, मुरली एस देवड़ा विरुद्ध भारत संघ व अन्य। अब सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर हेतु बाद ऐसी अधिकारता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां दोष कारित किया गया है, प्रतिवादी निवास करता है, प्रतिवादी अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, अन्य तीनों विकल्पों में से किसी भी। राइट आंसर डी, अन्य तीनों विकल्पों में से किसी भी। केंद्र सरकार के विरुद्ध किए गए बाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है राष्ट्रपति, संबंधित विभाग का मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत संघ। राइट आंसर डी, भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। किसी निष्पादन कार्रवाई में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता, उस परिमाण तक दायी होता है जिसने परिमाण तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। निर्णीत ऋणी के दायित्व की सीमा तक पूर्णतः उत्तरदायी होता है, चाहे उसे मृतक से कोई संपत्ति प्राप्त ना हुई हो। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, उस परिमाण तक दायी होता है जितने परिमाण तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती यदि आवेदन के अभिकथनों से वाद हेतु प्रदर्शित नहीं होता हो, किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार किया हो, जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गए हो, उपरोक्त सभी दशाओं में। राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी दशाओं में। क्वेश्चन नंबर 15, वेतन के प्रभाव की कुर्की अधिकतम खालिस्तान तक लगातार की जा सकती है? 6 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ, 36 मंथ। राइट आंसर सी, 24 मंथ। क्वेश्चन नंबर 16, वाद पत्र निम्न में से किस दशा में नामंजूर किया जा सकता है? वाद पत्र वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, वाद पत्र 2 प्रतियों पेश नहीं किया गया है, वादी आदेश 7 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, वाद पत्र अक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में पेश किया गया हो। राइट आंसर डी, वाद पत्र अक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में पेश किया गया हो।
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सही नहीं है? अस्थायी व्यादेश सिर्फ बात संचित करते समय प्रदान किया सकता है। अस्थायी व्यादेश बात के किसी भी प्रकरण में प्रदान किया सकता है। अस्थायी व्यादेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित होता है। अस्थायी व्यादेश एक निरोधक अंतोष का रूप है। राइट आंसर ए, अस्थायी व्यादेश सिर्फ बात संचित करते समय प्रदान किया जा सकता है। एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है। आदेश 9 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। आदेश 9 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। आदेश 9 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। राइट आंसर सी, आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्विलत है। विधि संबंधित प्रश्न, तथ्य से संबंधित प्रश्न, विधि एवं तथ्य संबंधित निश्चित प्रश्न, विधि का कोई सारवान प्रश्न। राइट आंसर डी, विधि का कोई सारवान प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, अभिवचन में शामिल है तात्विक तथ्य केवल, तथ्य एवं विधि दोनों, केवल विधि साक्ष्य। राइट आंसर ए, तात्विक तथ्य केवल। क्वेश्चन नंबर 21, निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22, किन कार्यवाहियों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा? व्यवहारवाद, विधिक अपील, व्यवहार अपील, डिक्री के निष्पादन। राइट आंसर डी, डिक्री के निष्पादन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जाती है। विभाजन के बाद में, विक्रय अनुबंध के विनिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में, प्रोबंध की सहायता चाहने के बाद में, मोचन की सहायता चाहने के बाद में। राइट आंसर बी, विक्रय अनुबंध के विनिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 24, कैवियट दायर करने के लिए अधिकार प्रावधानित हैं सीपीसी की धारा 87A में, सीपीसी की धारा 135A में, सीपीसी की धारा 87 खा में, सीपीसी की धारा 148A में। राइट आंसर डी, सीपीसी की धारा 148A में। किसी आकस्मिक चूक के कारण निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटियों को सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है? सेक्शन 151, 153, 152, 144। राइट आंसर बी, सेक्शन 152। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखित निम्नानुसार परिभाषित है। वसीयती लिखित, अवसीयत लिखित, एक आधिकारिक दस्तावेज, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बी, अवसीयती लिखित। क्वेश्चन नंबर 27, क्या अचल संपत्ति के एक सहस्वामी द्वारा बिना बंटवारे के अपने अंश का अंतरण किया सकता है? उसके द्वारा अपने अंश का अंतरण किया सकता है, परंतु अचल संपत्ति के निश्चित भाग का नहीं। उसके द्वारा बिना बंटवारे के अपने अंश का अंतरण नहीं किया सकता। उसके द्वारा अपने अंश तथा अचल संपत्ति के निश्चित भाग का अंतरण किया सकता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ए, उसके द्वारा अपने अंश का अंतरण किया सकता है, परंतु अचल संपत्ति के निश्चित भाग का नहीं। क्या विक्रय का अनुबंध क्रेता को स्वत्व प्रदान करता है? नहीं। इच्छुक क्रेता को अधिकार है कि वह करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण पत्र करा ले। हाँ, यदि इच्छुक क्रेता द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया गया हो। हाँ, यदि अनुमति प्रमाणित हो। कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। राइट आंसर ए, नहीं। इच्छुक क्रेता को यह अधिकार है कि वह करार की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण पत्र करा ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान है। केवल प्रथम भाग के लिए शून्य है, केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य है, दोनों भागों के लिए शून्य है, किसी भाग के लिए शून्य नहीं है। राइट आंसर बी, केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य है। क्वेश्चन नंबर 30, क्या एक हिंदू व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान कर सकता है? हाँ, यदि कब्जा प्रदत्त कर दिया है। दान गृहीता के विवेक पर है। नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, मोचन के लिए कौन बाल ला सकता है? बंधककर्ता, दोनों, बंधकदार, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर ए, बंधककर्ता।
इस तरीकों में से किसके द्वारा अनुयोज्य दावे का अंतरण हो सकेगा? राष्ट्रीयकृत लिखित द्वारा, ऐसे लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसी एक लिखित द्वारा जो दो बगाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो, इनमें से सभी के द्वारा। राइट आंसर बी, ऐसी लिखित के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। नाउ भारत संविदा अधिनियम 1872 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अवयस्क द्वारा या उससे की गई संविदा है वैध, शून्य करणीय, किसी भी पक्षकार के विकल्प में शून्य करणीय। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, किन मामलों में मौन से कपट कारित होता है? ए द्वारा बी को कार विक्रय करते समय उसे प्रकट नहीं किया जाता कि उसके द्वारा कार चुराई गई है। ए द्वारा बी को गेहूं विक्रय करते समय उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बताया जाता। ए द्वारा बी को सोना विक्रय करते समय यह ज्ञात नहीं कराया जाता कि सोने की कीमत गिरने वाली है। ए द्वारा बी को विक्रय करते समय यह नहीं बताया जाता कि पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो गया है। राइट आंसर ए द्वारा बी को कार विक्रय करते समय उसे प्रकट नहीं किया जाता कि उसके द्वारा कार चुराई गई है। क्वेश्चन नंबर 35, निश्चित क्षेत्र का गुडविल विक्रय करने का इकरार जिसके संबंध में क्रेता सहमत है शून्य, वैध, शून्य करणीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी, वैध है। संविदा शून्य है यदि वह कपट से कारित है, वह विपीड़न से कारित है, उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है, इसमें से सभी। राइट आंसर सी, उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न हेतु की गई संविदा शून्य नहीं है जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो, जो किसी व्यापार जिसकी गुडविल नहीं बेची गई है कि अवरोधार्थ हो, जो मध्यम के तौर का करार हो, जो परिसीमा विधि द्वारा पारित किसी ऋण के संदाय का करार हो। राइट आंसर डी, जो परिसीमा विधि द्वारा पारित किसी ऋण के संदाय का करार हो। क्वेश्चन नंबर 38, का गा को पीटने के लिए खा को नियोजित करता है और इस कार्य के सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। खा तदुपरि गा को पीटता है, गा खा पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी है, केवल का उक्त नुकसानी गा को अदा करने का दायी है। का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर सी, का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, क्षतिपूर्ति की संविदा भारत संविदा अधिनियम किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 124, 126, 125, 127। राइट आंसर ए, सेक्शन 124। संविदा के उल्लंघन को से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधानित है। संविदा अधिनियम की धारा 51, 63, 73, 125। राइट आंसर सी, संविदा अधिनियम की धारा 73। नाउ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, कब्जा प्रतिरोध करने के लिए उसे अपने स्वत्व सिद्ध करना होगा, उसे अपना पूर्विक कब्जा सिद्ध करना होगा, उसे अपना स्वत्व और पूर्विक कब्जा दोनों सिद्ध करने होंगे, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, उसे अपना पूर्विक कब्जा सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विक्रय की संविदा के पालन के बाद में सफल होने के लिए वादी को प्रकथन कर साबित करना होगा कि उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहना, उसका केवल संविदा के पालन को तैयार रहना, उसका केवल संविदा के पालन को रजामंद होना, उसका केवल संविदा के पालन की सामर्थ्य। राइट आंसर ए, उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहना। क्वेश्चन नंबर 43, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत एक लिखित व्यवस्थापन नहीं है जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित न्यायगमित होता है, जिसके द्वारा जंगम संपत्ति में हित का मंतव्य व्यनित किया जाता है, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में क्रमवर्ती हितों के न्यायगमन को व्यनित किया जाता है, जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में हित के न्यायगमन को व्यनित किया जाना तय किया जाता है। राइट आंसर ए, जिसमें वसीयत द्वारा संपत्ति में हित न्याय गमित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विक्रय की संविदा पर आधारित बाद में वादी संविदा के खंडन की याचना निम्नानुसार कर सकता है। विनिर्दिष्ट पालन की प्रार्थना की विकल्पता कुछ परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट पालन का जयपथ पारित होने के पश्चात भी यदि वह उसके द्वारा शून्य करनी है, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री करने की अधिकारता विवेकीय है और न्यायालय ऐसा अनुतोष करने के लिए आबद्ध नहीं है, केवल इस कारण से कि ऐसा करना विधिपूर्ण है। ये शब्द विनिर्दिष्टता अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा से लिए गए हैं, धारा 19, 21, 20, 22। राइट आंसर बी 20। क्वेश्चन नंबर 46, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 39 संबंधित है घोषणा का प्रभाव से, शाश्वत व्यादेश से, अस्थायी व्यादेश से, आज्ञापक आदेश से। राइट आंसर डी आज्ञापक आदेश से। परिसीमा अधिनियम 1963 से क्वेश्चन है नंबर 47, धारा 5 परिसीमा अधिनियम लागू होगा बाद अपील और आवेदन डिक्री के निष्पादन उपरोक्त सभी। राइट आंसर सी अपील और आवेदन। क्वेश्चन नंबर 48, किस धारा में प्रावधानित है कि किसी अपील पुनर्वलोकन या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा काल की संगणना में डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्तित कर दिया जाएगा। सेक्शन 12 क्लॉज 1, सेक्शन 13 क्लॉज 3, सेक्शन 12 क्लॉज 2, 14 क्लॉज 4। राइट आंसर बी सेक्शन 12 क्लॉज 2। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से क्या धारा 6 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विधिक निर्योग्यता नहीं है? कारावास, अप्राप्त वैधता, जड़ता, पागलपन। राइट आंसर ए कारावास। क्वेश्चन नंबर 50, स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में बाल लाने हेतु परिसीमा काल है 1 साल, 12 साल, 3 साल, 30 साल। राइट आंसर सी 12 साल। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जहां कोई भूमि स्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(1) ई के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा पारित अज्ञप्ति के अधीन किसी स्थान का कब्जा प्राप्त करता है, वहां वह कब्जा प्राप्त होने की 2 वर्ष की काल अवधि में उसे पुनः पढ़े पर दे सकता है, न्यायालय की अनुमति से, उपरोक्त दोनों की अनुमति से, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकार की अनुमति से, बिना किसी की अनुमति से। राइट आंसर बी भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा सुझाव सही है? भूस्वामी द्वारा निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर पेश किया जा सकता है। स्वामी द्वारा निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पेश नहीं किया सकता है। निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पेश करने के लिए भूस्वामी को स्थान का स्वामी होना आवश्यक है। भूस्वामी का स्वामी द्वारा सद्भाविक आवश्यकता के आधार पर निष्कासन का बाद पेश किया जा सकता है। राइट आंसर सी निष्कासन का बाद सद्भाविक आवश्यकता के आधार पेश करने के लिए भूस्वामी को स्थान का स्वामी होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किराएदार द्वारा भूस्वामी के स्वत्व से लिखित कथन में प्रत्याख्यान कर और स्वयं में स्वत्व अभिकथित किया जाता है तो यह किस धारा के अंतर्गत निष्कासन का आधार होगा? 12(1) खा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 12(1) का, 12(1) खा, 12(1) टा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। राइट आंसर बी 12 क्लॉज 1 क्लॉज का मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 54, यदि कोई भूस्वामी मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 38 की उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास की किस अवधि से दंडनीय होगा? 15 दिवस, 2 माह, 1 माह, 3 माह। राइट आंसर डी 3 मंथ। एक भूस्वामी ने एक स्थान नियंत्रण से प्राप्त किया है, एक भूस्वामी ने एक स्थान नियंत्रण से प्राप्त किया है, वह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) का या चा के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर कितना समय पूर्ण होने के पूर्व बेदखली का बाद नहीं ला सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर बी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, एक भूस्वामी ने एक स्थान नियंत्रण से प्राप्त किया है, वह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 12(1) ई या एफ के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर कितना समय पूर्ण होने के पूर्व बेदखली का बाद नहीं ला सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर बी 1 वर्ष। मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1959 से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आबादी का अर्थ है नगरीय क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के लिए निवास के प्रयोजन के लिए आरक्षित क्षेत्र।
नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए आरक्षित क्षेत्र। नगरेतर क्षेत्र की कृषि भूमि। नगरेतर क्षेत्र में अधिभोग अभिधारी के रूप में धारित भूमि। राइट आंसर बी, नगरेतर क्षेत्र के किसी ग्राम में उसके निवासियों के निवास के लिए आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57, क्या सिविल न्यायालय द्वारा अधिकार अभिलेख में किए गए इंद्राज को बातिल और शून्य किया जा सकता है? नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय न्यायालयों को अधिकारता है। हाँ, सिविल न्यायालय को अधिकारता है। धारा 257 मध्य प्रदेश भू राज संहिता के अंतर्गत अधिकारता संबंधित है। हाँ, पर उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से। राइट आंसर बी, हाँ, सिविल न्यायालय को अधिकारता है। क्वेश्चन नंबर 58, कृषि भूमि के खाते के विभाजन के मामले में यदि तहसीलदार के समक्ष हक संबंधी प्रश्न उठता है तो उसे विभाजन का मामला खारिज कर देना चाहिए और पक्षकारों को सिविल न्यायालय से हक के प्रश्न का निश्चय कराने हेतु निर्देशित करना चाहिए। हक के प्रश्न को अनदेखा कर देना चाहिए तथा अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि के अनुसार विभाजन हेतु अग्रसर होना चाहिए। विभाजन के मामले की कार्रवाई 3 माह के लिए स्थगित कर देनी चाहिए ताकि पक्षकारों के लिए हक के विवाद के निराकरण हेतु सिविल बात संस्कृत करना सुकर हो जाए। हक के प्रश्न का स्वयं निराकरण करना चाहिए। राइट आंसर सी, विभाजन के मामले की कार्यवाही 3 माह के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के लिए हक के विवाद के निराकरण हेतु सिविल बात संस्कृत करना सुकर हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश भू राज संहिता की धारा 2(2)C में परिभाषित कृषि वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 जुलाई से, 1 अप्रैल से, 1 सितंबर से। राइट आंसर सी, 1 जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन मध्य प्रदेश भू राज संहिता की धारा 168 क्लॉज 2 के अंतर्गत पट्टे के द्वारा संपूर्ण खाते का अंतरण करने के लिए अधिकृत नहीं है? एक विवाहित महिला जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, ऐसी विवाहित स्त्री जिसे उसके पति ने त्याग दिया है, विधवा है, ऐसा व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल की सेवा में है। राइट आंसर ए, एक विवाहित महिला जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या का सिद्धांत है। विधि का नियम, भारत में अप्रयोज्य, सावधानी का नियम, उपरोक्त दोनों वा एवं सा। राइट आंसर डी, उपरोक्त दोनों वा एवं सा। सावधानी का नियम भारत में अप्रयोज्य। अभियुक्त का आचरण सुसंगत अंतर्गत धारा 8, धारा 10, धारा 11, धारा 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। राइट आंसर ए, धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 63, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पता चले तथ्य में शामिल है वस्तु वह स्थान जहां से उस वस्तु को प्रस्तुत किया गया, अभियुक्त के उस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान, इनमें से सभी। राइट आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 64, मोबाइल कॉल्स में कॉल डिटेल्स रिपोर्ट CDR को सिद्ध करने के लिए किस दशा की संतुष्टि होनी चाहिए? सेक्शन 63, सेक्शन 65B, सेक्शन 65, सेक्शन 67 साक्ष्य अधिनियम। राइट आंसर सी, धारा 65B साक्ष्य अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 65, किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? 2। 1 परिवार तथा कम से कम 1 ज्येष्ठ साक्षी। डी, कोई संख्या निश्चित नहीं है। राइट आंसर डी, कोई संख्या निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं न्यायाधीश, मध्यस्थ, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। राइट आंसर सी, मध्यस्थ, मीडिएटर। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्यों को अन्य तथ्यों की तरह साबित करना होता है, विशेष तथ्य की तरह साबित करना होता है, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, विशेषज्ञ की राय की तरह साबित करना होता है। राइट आंसर सी, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है न्यायालय या तो विश्वास करता है कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है, न्यायालय उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। न्यायालय विश्वास करे कि तथ्य अस्तित्व में है जब वह तथ्य ना तो साबित किया गया है और ना ही नासाबित। राइट आंसर डी, जब वह तथ्य ना तो साबित किया गया है और ना ही नासाबित। क्वेश्चन नंबर 69, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 146 के अधीन किस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं? गवाह की सत्यवादिता को परखने के लिए, गवाह के जीवन की स्थिति जानने के लिए, गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के, बलात्संग के मामले पीड़ित से उसके पूर्व यौन अनुभव के संबंध में। राइट आंसर डी,
बलात्संग के मामले में पीड़ित से उसके पूर्व यौन अंगों के संबंध में। भारतीय अधिनियम 1872 की धारा 141 के अनुसार सूचक प्रश्न से आशय है कोई प्रश्न जो उत्तर की सूचना देता है, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता है, कोई प्रश्न जो उत्तर का निर्देश देता हो, कोई प्रश्न जो उत्तर की घोषणा करता हो। राइट आंसर बी, कोई प्रश्न जो उत्तर को सुझाता हो। क्वेश्चन नंबर 71, क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं? नहीं, हाँ। न्यायाधीश को साक्ष्य अभिलिखित करते समय मूक दर्शक के रूप में बैठना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 72, समाचार पत्र का विवरण साक्ष्य है, अनुश्रुत, प्रारंभिक, परिजन्य, द्वितीयक। राइट आंसर ए, अनुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सक्षम साक्षी नहीं है? गूंगा, अवयस्क, बहरा, उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के समुचित उत्तर देने में अक्षम व्यक्ति। राइट आंसर डी, उससे किए गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों को समुचित उत्तर देने में अक्षम व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, शिशु सी, एफ तथा एम के विवाह विच्छेद के बाद पैदा हुआ शिशु सी की धर्मावस्था एक सबूत के रूप में मानी जाएगी यदि शिशु सी का जन्म विवाह विघटन के खालिस्तान दिन के अंदर हुआ। 280, 295, 290, 300। राइट आंसर ए, 280। निम्न साक्ष्य में कौन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? मूल से तैयार की गई प्रति, मूल से तुलना की गई प्रति, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया है, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने इसका निष्पादन किया है। राइट आंसर बी, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है। अब इंडियन पिनल कोड 1860 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है केवल शरीर की प्रतिरक्षा तक, शरीर एवं संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा तक, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल संपत्ति की प्रतिरक्षा तक। राइट आंसर सी, शरीर एवं संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा तक। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन पिनल कोड की धारा 320 के अनुसार इनमें से कौन सी किस्म घोर उपहत्या नहीं कहलाती है? पुंसत्वहरण, छाती का स्थायी विद्युतीकरण, किसी भी जोड़ का विच्छेद, दांत का विसंधान। राइट आंसर सी, छाती का स्थायी विद्युतीकरण। क्वेश्चन नंबर 78, दहेज हत्या अपराध है अंतर्गत धारा सेक्शन 304A, 304B, 304, 302 भारतीय दंड संहिता। राइट आंसर सी, सेक्शन 304B भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 79, गंभीर और अचानक प्रलोभन पर किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहत्या कारित करना दंडनीय है अंतर्गत धारा 331, 333, 332, 334 भारतीय दंड संहिता। राइट आंसर डी, सेक्शन 314, सेक्शन 334 भारतीय दंड संहिता 334। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, 21 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक है, किसी भी आयु की। राइट आंसर डी, किसी भी आयु की। क्वेश्चन नंबर 81, खा को या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है, का उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय पर वहां चोरी भी करता है, का दोषी है। चोरी के दुष्प्रेरण, ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण, चोरी एवं ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण, का दोषी नहीं है क्योंकि अपराध खाने किया था। ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय दंड संहिता के अधीन परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध का निम्न घटक नहीं है। सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु, विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु, स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था, स्त्री के प्रति क्रूरता या तंग दहेज की किसी मांग के लिए किया जाना था। राइट आंसर सी, स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया था। क्वेश्चन नंबर 83, या की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए खा के कब्जे से उस संपत्ति को का ले लेता है। यहाँ का अपराध है चोरी, आपराधिक न्यासभंग, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग, कोई अपराध नहीं है। राइट आंसर डी, कोई अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, किसी अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती परंतु खालिस्तान की तैयारी दंडनीय अपराध है। चोरी, लूट, उद्यापन, डकैती। क्वेश्चन नंबर 85, लूट निम्न अपराध का पड़ा हुआ संगीन अपराध है। केवल चोरी या उद्यापन दोनों का, केवल उद्यापन का, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर सी, चोरी या उद्यापन दोनों का। क्वेश्चन नंबर 86, का सिविल सेवा में होने का
मिथ्या उपदेश करने का साहस है या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा नहीं है। का के द्वारा किया गया अपराध मिथ्या उपदेशन, उद्यापन का प्रयास, छल, चोरी का प्रयास। छल। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 डी के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के लिए अधिकतम दंड है 10 वर्ष, 20 वर्ष, आजीवन कारावास से जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिए कारावास से होगा। मृत्युदंड। राइट आंसर सी, आजीवन कारावास से जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिए कारावास से होगा। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 किस विधिक सूक्ति पर आधारित है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लैक्स, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक्टस नॉन फेसिटरियम, इसी मैंसिटरिया, डॉली इनके पास। राइट आंसर बी, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। क्वेश्चन नंबर 89 धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना भारतीय न्याय संहिता 21 धारा में दंडनीय है। सेक्शन 153 काका, 153 का, 153 खा। राइट आंसर बी 153 ए। क्वेश्चन नंबर 90 किसी व्यक्ति पर स्वेच्छा तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना भारतीय न्याय संहिता किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 324, 326 बी, 326 ए, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर सी 326 बी। अब सीआरपीसी 1973 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट, पुलिस थाने के भारत सरकार अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, केस डायरी में इंदराज रिपोर्ट। राइट आंसर सी, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 92 समन मामला से ऐसा मामला विपरीत है जो संबंधित है 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से, 2 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध से, आजन्म कारावास से, दंडनीय अपराध से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी 2 वर्ष तक के कारावास से, दंडनीय अपराध से। क्वेश्चन नंबर 93 हत्या के अपराध संबंधित आत्मा रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है द्वारा मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मजिस्ट्रेट। अभियुक्त की अधिकतम पुलिस अभिरक्षा अवधि हो सकती है 7 दिन, 12 दिन, 9 दिन, 15 दिन। राइट आंसर डी 15 डेज। अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय दोनों। राइट आंसर डी उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 96 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत दिया गया आदेश खालिस्तान से अनधिक प्रवर्त नहीं रहेगा 1 माह, 3 माह, 2 माह, 1 वर्ष। राइट आंसर बी 2 माह। क्वेश्चन नंबर 97 यदि वह व्यक्ति जो धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है तब अपराध को परिवादी के द्वारा समन किया सकता है, अपराध को चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा समन किया सकता है, अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा समन किया जा सकता है, अपराध को समन करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। राइट आंसर सी अपराध को न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा समन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय कौन सा दंडादेश पारित कर सकती है? मृत्युदंड, 10 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास। राइट आंसर 5 वर्ष का कारावास। न्यायालय विरचित किए गए आरोप में परिवर्तन कर सकता है अभियोजन साक्ष्य के प्रारंभ होने के पूर्व, बचाव साक्ष्य के प्रारंभ होने के पूर्व, धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण के पूर्व, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी। राइट आंसर डी निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी। क्वेश्चन नंबर 100 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के संबंध में प्रतिपूर्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस प्रावधान के तहत की जा सकती है? सेक्शन 110, 108, 107, 112। राइट आंसर ए सेक्शन 110। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस प्रावधान के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त हैं? सेक्शन 474, 481, 480, 482। राइट आंसर डी सेक्शन 482। क्वेश्चन नंबर 102
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अविवाद चर्चा का कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? अध्याय 21A, 23A, 22A, 24A। राइट आंसर ए, अध्याय 21A। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 127 के संबंध में क्या सही है? न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण की राशि बढ़ा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण की राशि घटा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट भरण की राशि के आदेश को निरस्त कर सकता है। सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण के रूप में अधिकतम कितने रुपए दिलाए जा सकते हैं? 3000, 10,000, 5,000, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। राइट आंसर डी, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश में धारा 435 भारतीय दंड संहिता किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। राइट आंसर बी, सेशन न्यायालय। अब क्वेश्चन है प्रकरण लिखित अधिनियम 1881 से। क्वेश्चन नंबर 106, धारा 138 प्रकरण लिखित अधिनियम का अपराध तब समनीय है जब चेक की राशि 1 लाख रुपए तक हो, जब चेक की राशि 5 लाख रुपए तक हो, जब चेक की राशि 10 लाख रुपए तक हो, कितनी भी राशि का चेक हो। राइट आंसर डी, कितनी भी राशि का चेक हो। क्वेश्चन नंबर 107, न्यायालय धारा 138 प्रकरण लिखित अधिनियम के अपराध का संज्ञान किस आधार पर लेगा? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, परिवाद के आधार पर, मजिस्ट्रेट के स्वयं के ज्ञान के आधार पर, अन्य के ज्ञान के आधार पर। राइट आंसर बी, परिवाद के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 108, यदि कंपनी की ओर से जारी चेक अनादृत हो जाता है तो क्या कंपनी का संचालक दायित्वाधीन होगा? हाँ, दायित्वाधीन होगा यदि उस समय वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कार्यभार के संचालन के लिए उत्तरदायी था। नहीं, सिर्फ कंपनी का दायित्व है, नहीं संचालक का दायित्व नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ए, हाँ, दायित्व होगा यदि उस समय वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कार्यभार के संचालन के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 109, चेक है, वचन पत्र दोनों ए एवं बी, विनिमय पत्र उपरोक्त कोई भी नहीं। चेक है, वचन पत्र, विनिमय पत्र दोनों आ एवं बा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर बी, विनिमय पत्र। क्वेश्चन नंबर 110, प्रकरण लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 में अधिकतम कारावासीय दंड एवं अर्थदंड है। एक बार से एवं चेक की राशि, 2 बार से एवं चेक की राशि, 1 बार से एवं चेक की राशि का दोगुना, 2 बार से एवं चेक की राशि का दोगुना। राइट आंसर दी, 2 वर्ष एवं चेक की राशि का दोगुना। अब सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111, आईसीसी महिला विश्व कप 2017 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी। राइट आंसर ए, मिताली राज। जीएसटी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट, गुड्स सरचार्ज टैक्स। राइट आंसर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चंबल नदी का उद्गम है मुल्ताई, जनापाव पहाड़, पहाड़ी महू, अमरकंटक, रायसेन के पास। राइट आंसर सी, जनापाव, पहाड़ी महू। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अमरकंटक, मांडू, कोणार्क, सोमनाथ। राइट आंसर कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 115, मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? 2, 5, 3, 7। राइट आंसर 5। भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ने की प्रस्तावित योजना संबद्ध है। मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई पुणे, दिल्ली बेंगलोर। राइट आंसर ए, मुंबई अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 117, अंतिम मुगल शासक था शाहजहां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, बहादुर शाह जफर। राइट आंसर डी, बहादुर शाह जफर। 118, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर बी, राष्ट्रपति। मधुमेह का कारण है जिगर की खराबी, अग्नाशय विकार, गुर्दे का विकार, आंत संबंधी परजीवी। राइट आंसर सी, अग्नाशय का विकार। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय राजतंत्र व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, भारत का संविधान, संसद, राष्ट्रपति। राइट आंसर सी, भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 121, मानचित्र में भारत चीन के मध्य खींची गई सीमा रेखा किस रूप में जानी जाती है? मैन मोहन लाइन, डुरंट लाइन, रेडक्लिफ लाइन, रेड लाइन। राइट आंसर मैकमोहन लाइन। 122, अंत्योदय कार्यक्रम किस से संबंधित है? बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए, बाल मजदूरों की मुक्ति के लिए, गरीबों में सबसे गरीब के उत्थान के लिए, कपड़ा मजदूरों के उत्थान के लिए। राइट आंसर सी,
गरीबों से मैं सबसे गरीब के उत्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री। इजराइल की संसद का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मोसाद, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नीसैट। राइट आंसर डी, नीसैट। आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, स्कॉटलैंड। कनाडा। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहां पर है? अनूपपुर, होशंगाबाद, खंडवा, झाबुआ। राइट आंसर सी, होशंगाबाद। बधाई कहां का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, महाकौशल, मालवा, झाबुआ। राइट आंसर बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 8 अक्टूबर, 9 दिसंबर। 26 नवंबर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता के उत्थान के लिए समाचार पत्र लाया गया था? जुगांतर पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू। राइट आंसर बी, केसरी। क्वेश्चन नंबर 130, माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधिपति हैं? 44वें, 46वें, 45वें, 47वें। राइट आंसर बी, 45वें। आप क्वेश्चन है कंप्यूटर नॉलेज से, विच इज द करेक्ट इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, 1 KB इक्वल टू 1000 MB, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स और 1 KB इक्वल टू 1024 बिट्स। राइट आंसर इज 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 132, which one of these stores more data than a DVD? Blu-ray, disc, floppy, compact disc, none of the above. Right answer A, Blu-ray disc. Question number 133, frame of any computer system is memory, ALU, CPU, control unit. Right answer B, CPU, central processing unit. In Windows OS, which of the following shortcuts is used to close the currently active application window? Space plus F4, Shift plus F4, Control plus F4, Alt plus F4. Right answer D, Alt plus F4. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, Hypertransfer Topology Protocol, Hypertext Higher Text Transfer Protocol, High Triple Topology Phase. Right answer A, Hypertext Transfer Protocol. 36. Full form of GUI is Google Usual Internet Guide, Graphical User Interface, Global User Internet. Right answer C, Graphical User Interface. Question number 137. To increase header and footer, click on which menu? Insert, Format, File, Edit. Right answer A, Insert. Question number 138. Amongst of these, which is the largest unit of storage? GB, KB, TB, PB. Right answer D, PB. Question number 139. Which of the following devices cannot be shared on a computer network? Hard drive, C drive, keyboard, printer. Right answer B, keyboard. Question number 140. Computer monitor is also known as DUVD, TUV, VDU, CCTV. Right answer VDU, Visual Display Unit. Now question है English knowledge से, question number 141. Find out the correct synonyms for the word sporadic, harmless, suggestive, unruly, random. Right answer D, random. Question number 142. Find out the correct antonym for the word fragile, tall, broad, strong, heavy. Right answer B, strong. Question number 143. Please place the book Khalistan the desk
upon, in, on, over. Right answer B, on. Person who does not believe in existence of God is called fanatic, atheist, heretic, ascetic. Right answer C, atheist. Blank, you, apology, I shall punish you till, unless, until, otherwise. Right answer C, unless. Unless you, apology, I shall punish you. Question number 146. A disease which spreads by contact is called infectious, fatal, contagious, incurable. Right answer B, contagious. Question number 147. Find the correctly spelled word. Avians, 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 avians. Right answer C, avians. Now question number 148. Procrastination means action of delaying, emancipation, action of deferring, advancement. Right answer A, action of delaying. Question number 149. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase. A blessing in disguise. An apparent misfortune that eventually has good result. Blessing from bad people. Good luck follows bad result. A curse in disguise. Right answer A, an apparent misfortune that eventually has good result. Now question number 150. Modus operandi stands for working with wrong object, manner of non-acting, way of working, projection of future plan. Right answer B, way of working.